Foundation of fundamental law. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 जो है फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, मतलब फ्लूइड काइनेमेटिक्स, कि भाई हमें फ्लूइड के मोशन का इफेक्ट्स जो है इसमें स्टडी करना है।
ठीक है। तो इसमें स्टडी करने से पहले सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टडी किया था फ्लूइड को, वो थे लैग्रेंजियन और आइलेरियन। दो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे। लैग्रेंजियन जो थे उन्होंने ये बोला था कि भाई उन्होंने इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी की थी। हर एक फ्लूइड पार्टिकल, कोई भी फ्लूइड फ्लो आप कंसिडर कर लो, किसी पाइप फ्लो में कोई भी एक पाइप फ्लो ले लिया आपने, तो जो लैग्रेंजियन थे उसमें एक एक पार्टिकल्स की फ्लूइड स्टडी की थी, भाई उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कैसे होगी। लेकिन हर किसी पार्टिकल की फ्लूइड की वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो ये जो प्रोसेस था ये बहुत लेंथी प्रोसेस है और बहुत माइक्रो सिस्टम्स के लिए यूज होता है। एक दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो होता है जिसमें हम फ्लूइड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो डिस्कस कर रहे हैं, मतलब एक एक पार्टिकल्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और जो मैक्रो सिस्टम होता है हम उसमें एक फ्लूइड में एक कंटिन्यूम मानते हैं। जैसे हमने एक माना था कि भाई एक सिस्टम मानते हैं, भाई एक क्यूबॉइड शेप का एक मास मान लेंगे, ठीक है। वो होता है आइलेरियन मेथड, जिसमें हमने एक मास कंसीडर कर लिया, एक फ्लूइड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और उनको जो है हम आइलेरियन मेथड में स्टडी करते हैं। तो हमारे जो बेसिक हमारे जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम स्टडी करेंगे वो आइलेरियन मेथड से स्टडी करेंगे, लैग्रेंजियन से नहीं करेंगे। तो हमें इससे पता चलता है कि भाई बहुत डिफरेंट तरह के फ्लो होते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने डिफाइन कर रखा है स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो वो है कि भाई जिसमें जो है फ्लूइड जो है, जैसे वेलोसिटी है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। तो ये एट ए कांस्टेंट, कोई भी टाइम, मतलब एक कांस्टेंट स्पेस पे वो चेंज नहीं होंगे। जैसे जैसे इसमें बता रखा है कि भाई जो डीवी बाई डी टी से फ्लूइड के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, जो उसकी वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है, डेंसिटी होती है, प्रेशर होता है, ये फ्लूइड के पैरामीटर्स है कि भाई जिनसे हम फ्लूइड को डिफाइन करते हैं। मतलब एक फोर्स लगाने पे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आती है, डिस्प्लेसमेंट आती है किसी फ्लूइड में। उसके बाद में जो उसकी प्रेशर है, तो भाई जो भी ये जो फ्लूइड के पैरामीटर्स है, अगर वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहे एट ए कांस्टेंट स्पेस, मतलब एक किसी कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट मतलब किसी एक लोकेशन पे। जैसे आपने कोई एक फ्लूइड का ये पाइप फ्लो ले लिया और जैसे ये आपने एक सेक्शन एज्यूम कर लिया 1 1। इस सेक्शन पे जो वेलोसिटी है, प्रेशर है या कोई भी है, वो टाइम के साथ जिनका कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। फिर आप दूसरा सेक्शन ले लो, ठीक है। इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे दोनों पे वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ये स्टेडी फ्लो। नॉन स्टेडी फ्लो में ये होगा कि जो जो पैरामीटर्स है, ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब जो है टाइम के साथ चेंज होते रहेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो में ये होता है कि भाई ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड के पैरामीटर्स जो स्पेस के विद रेस्पेक्ट टू एक्स चेंज ना हो। मतलब जैसे एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो तीनों या तो किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो, तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। अगर यूनिफॉर्म फ्लो वन डायमेंशनल फ्लो है, वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब फ्लो किसी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में, तो उसे बोलेंगे वन डायरेक्शन फ्लो। अगर फ्लो दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स और वाई में, तो उसे बोलेंगे 2D फ्लो। और ऐसे हो जाएगा थ्री डायमेंशनल, तो उसे बोलेंगे 3D फ्लो। अगर तीनों डायमेंशन में फ्लूइड जो है उन एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है एट कांस्टेंट टाइम पे, तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जब उसमें चेंज होने लग जाए किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर होते हैं दो तरह के फ्लो, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो वो होता है कि जिसमें एक फ्लूइड का डेफिनेट पाथ होता है, तो मतलब फ्लूइड में कोई टर्बुलेंस नहीं होती। ये हम पाइप फ्लो में और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आएगा भी। तो भाई कोई फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, जैसे आप कई नदियों में देखते हैं कि भाई जैसे ही पानी किसी बराज या किसी और से नीचे उतरता है, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से, तो उसमें जो है एक
डिस्टरबेंस ही हो जाती है। और लैमिनार फ्लो होता है जिसमें पानी में कोई डिस्टरबेंस ना हो, हर फ्लूइड का एक डेफिनेट पाथ हो, हर एक पाथ एक स्ट्रीमलाइन में फ्लो कर रहा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में विस्कोसिटी डिफाइन करने के लिए बोला था कि मैंने एक फ्लूइड सिस्टम मान लिया था और उसको नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ लेयर नहीं होती, कि मतलब इस लेयर का फ्लूइड पार्टिकल इसी लेयर में ऐसे ही आगे मूव करता रहेगा लैमिनार फ्लो में। और जो अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो मतलब इस लेयर का पार्टिकल अलग अलग लेयर के पार्टिकल से मिक्स होता रहेगा, तो उसे बोल देंगे टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ कि भाई डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच ईच फ्लूइड पार्टिकल हैज अ डेफिनेट पाथ, मतलब हमने एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग, मतलब एक ये फ्लूइड जो हमने लैमिना माना हुआ है, मतलब जिसको हमने डिवाइड करा हुआ है एक फ्लूइड पार्ट बॉडी को नंबर ऑफ लेयर्स में, तो उस लेयर के अलोंग ही मूव करता रहेगा। और जबकि टर्बुलेंट फ्लो आएगा तो उसमें एक फ्लूइड का पार्टिकल दूसरी फ्लूइड की जो लेयर है उसमें मिक्स होता रहेगा, मिक्सिंग हो जाएगी एक तरह से। ठीक है। अब उसके बाद में फ्लू जो लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो होते हैं ये रिनोल्ड नंबर से डिफाइन होते हैं। कोई भी फ्लो की भाई लैमिनार है टर्बुलेंट है वो होता है रिनोल्ड्स नंबर। रिनोल्ड्स नंबर को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर इसका फॉर्मूला होता है रो वी डी बाई म्यू, ठीक है। और रिनोल्ड्स नंबर की वैल्यू जब 2000 से लेस होगी तो उसे बोलते हैं लैमिनार फ्लो, और जब 4000 से ज्यादा होगी तो टर्बुलेंट होगी। ये अभी किसी को समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपन पाइप फ्लो में दोबारा इस लैमिनार और टर्बुलेंट को दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो मैंने बताए थे वन डायमेंशनल, जब फ्लो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। अगर स्टेडी फ्लो होगा तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी उसका वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। अगर स्टेडी और 2D फ्लो है तो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में ही कोई जो है वो वेरी करेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करेगा। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएशन है तो वो जाएगा अनस्टेडी फ्लो। और सिमिलरली और एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में वेरिएशन है तो वो उसको हम बोल देंगे स्टेडी फ्लो। और एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में भी वेरिएशन नहीं है तो हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में है तो। अब पाथ लाइंस क्या होते हैं कि भाई एक जो पार्टिकल है, आपने कोई पाइप सिस्टम मान लिया या कोई भी सिस्टम मान लिया जहाँ पे जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी का एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो इस तरह से मूव कर रहा है उसको कहते हैं पाथ लाइन। कि भाई जो एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन है थ्रू इस पाइप लाइन या कोई भी क्रॉस सेक्शन के लॉ, उसे कह दिया हमने पाथ लाइन, ठीक है। दूसरा होता है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो हम एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली और जिसके हमेशा जैसे ही हम उसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें उससे हमेशा पता चलती है वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में उस पार्टिकल की वेलोसिटी है। अगर मान लो आपने एक स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर रखी है, ऐसे कुछ भी मान लिया, तो जब भी आप उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको उस पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। इसे कहते हैं स्ट्रीम लाइन। और स्ट्रीक लाइन होते हैं कि भाई आपने एक जैसे कोई भी एक फ्लो ले लिया, जैसे एक तरह से पाइप सेक्शन ले लिया और आपने एक डेल्टा टाइम डिफरेंस ले लिया, ठीक है। डेल्टा टी ये कांस्टेंट है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम जो भी आप ले रहे थे। आप मान लो आपने 10 सेकंड का टाइम डिफरेंस ले लिया, तो 10 सेकंड के टाइम डिफरेंस पे आपने देखा एक पार्टिकल ए यहाँ से निकला और यहाँ आ गया ए। सिमिलरली आपने नेक्स्ट 10 सेकंड्स के बाद आपने देखा दूसरा पार्टिकल आ रखा है जो एक बी, अब वो यहाँ आ गया बी पॉइंट। सिमिलरली ऐसे करके एक सी पॉइंट आ गया। एक किसी कांस्टेंट पॉइंट मतलब जो आपने एक फिक्स्ड पॉइंट जहां से एक जो फ्लूइड के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एट ए कांस्टेंट टाइम डिफरेंस, तो जो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रीक लाइंस। तीन तरह पड़ी पाथ लाइन, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स की जो जो पाथ लेता है उसे कहते हैं पाथ लाइंस, ठीक है। स्ट्रीम लाइंस वो हो गई कि ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें उससे उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। स्ट्रीक लाइंस वो होती है कि हमने कांस्टेंट पॉइंट ले लिया
और वहां से जो फ्लूइड पार्टिकल पास कर रहे हैं और जो एक लाइन बना रहे हैं उसे कह दिया हमने स्ट्रीक लाइंस। अब क्या होता है कि स्ट्रीम लाइंस जो होते हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे के अंदर, कि भाई दो स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जैसे आपने मान लिया ये दो स्ट्रीम लाइंस आपने मान ली और आपने बोल दिया कि दोनों इंटरसेक्ट करी, तो इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी क्या लोगे? इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हो नहीं सकती, ये बोलोगे आप इस डायरेक्शन में और ये बोलोगे आप इस डायरेक्शन में, तो कोई भी दो स्ट्रीम लाइंस है इंटरसेक्ट ईच अदर कभी नहीं हो सकती। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कोई अनम्यूट होके बोल दो। अब ये जो हमारा चैप्टर जो 5 है फ्लूइड काइनेमेटिक्स पे सिर्फ इतना ही पार्ट है हमारे पास, और दूसरा है हमारा फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स जो है दो, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इसमें हम दो लॉ पढ़ेंगे, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपको सबको पता है एनर्जी क्रिएट ना ही क्रिएट करी जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय कर जा सकती है, एक से फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, अब आता है सबसे पहले रेट ऑफ फ्लो। डिस्चार्ज किसे कहते हैं? जो भी किसी एक क्रॉस सेक्शन पे जो एक वॉल्यूम फ्लो, मतलब जो वेलोसिटी फ्लो कर रही है, मतलब कि भाई एक, जैसे आपने कोई भी क्रॉस सेक्शन मान लिया एक सर्कुलर पाइप है जहां से पानी बाहर निकल रहा है, ये पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस पानी से, इस जो क्रॉस सेक्शन से जो वॉल्यूम निकल रही है पानी की पर यूनिट टाइम, उसे कहते हैं डिस्चार्ज। ठीक है, उसे कहते हैं हम डिस्चार्ज। किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो वॉल्यूम निकल रही है पर यूनिट टाइम उसे बोलेंगे डिस्चार्ज। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए सेक्शन ऑफ ए पाइप और ए चैनल। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज कितना है? ए इंटू वी। ठीक है, और ये भी पता है कि मैटर जो है वो भी कभी क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों इस वाले केस में लेंगे। सबसे पहला केस है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो हम एज्यूम करते हैं। किसी का भी प्रूफ आपके पेपर में नहीं है तो कोई बोले कि प्रूफ करना है तो प्रूफ मत करना। ठीक है, आपने जैसे मान लिया द इक्वेशन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आपने दो सेक्शन एज्यूम कर लिए। ठीक है, अब दोनों सेक्शन पे आपने डिस्चार्ज निकाला, मतलब रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो निकाली, तो भाई इसमें क्या होगा? ठीक है, आपने मान लिया ये दोनों एक तरह से एक बार कंप्रेसिबल फ्लूइड, आप डेंसिटी बाद में हटा भी सकते हो कि भाई इनकंप्रेसिबल लेगे। अगर कंप्रेसिबल है तो रो भी, डेंसिटी भी लेनी पड़ेगी, एरिया भी लेना पड़ेगा और वेलोसिटी। नहीं तो डिस्चार्ज आपने देखा ए इंटू वी होता है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। फ्लो फ्लूइड करेगा वो कितना होगा? रो ए वन इंटू वी वन। और सिमिलरली जो रो ए टू है और वी टू है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जितना यहाँ फ्लो करा उतना ही मास वहां फ्लो करेगा, क्योंकि ये एक सॉलिड पाइप है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रो ऑफ ए वन वी वन इज इक्वल टू रो ऑफ ए टू वी टू, मतलब ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हमने एज्यूम किया है, तो जिसकी वजह से डेंसिटी का जो दोनों तरफ है वो सेम रहेगी। मतलब डेंसिटी, इनकम्प्रेसिबल का फ्लूइड का मतलब होता है जो कंप्रेस नहीं हो रहा, जिसमें डेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। ठीक है, तो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, ये इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसलिए ये डायरेक्ट इक्वेशन याद कर लेना। मतलब ए वन क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट वन। वी वन क्या है? वेलोसिटी एट द क्रॉस सेक्शन वन वन। ए टू क्या है? एरिया एट द क्रॉस सेक्शन एट टू टू सेक्शन। एंड वी टू क्या है? कि जो वेलोसिटी एट द सेकंड सेक्शन। जो वेलोसिटी है वो चेंज करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब ये एक एग्जांपल है। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि भाई एक टेपर्ड सेक्शन है। ठीक है, जो इसकी डाया इंक्रीज कर रही है। ठीक है, जिसमें एक तरफ से D1 है जिसकी 10 सेंटीमीटर डाया दे रखी है और D2 है जो 15 सेंटीमीटर डाया दे रखी है। और आपको बोल रखा है कि सेक्शन वन जो आपकी D1 है,
ठीक है, ये सेक्शन 1 1 है, यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अभी आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन से देखा a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2, ठीक है, a1v1 इज इक्वल्स टू a2v2 है, तो आप ये दोनों से इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आपसे इसको v2 वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। कोई डाउट है किसी को? डाउट है इसमें किसी को? किसी को डाउट है तो बता दो अभी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई इसमें क्या हुआ कि हमने एक ही सेक्शन ऑफ पाइप को दो सेक्शन में आगे डिवाइड कर दिया, तो इसमें अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिर से लगा सकते हैं, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, a1v1 जो सेक्शन 1 1 है इज इक्वल्स टू a2v2 प्लस a3v3। इस इक्वेशन में किसी को डाउट हुआ कि भैया हमने क्या लिखा, a1v1 जो सेक्शन 1 1 पे है इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू a2v2 प्लस a3v3। ये कहाँ लिखी हुई है, ये रही, कि मतलब डिस्चार्ज एट वन इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज एट सेकंड प्लस डिस्चार्ज एट थर्ड। मतलब जो यहाँ से पानी का डिस्चार्ज आएगा वो दो अलग अलग डिस्चार्ज में डिवाइड हो गया, उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दिया हमने Q2, इस वाले डिस्चार्ज को हमने लिख दिया Q2, और इस वाले डिस्चार्ज को हमने लिख दिया Q3, और इस वाले को लिख दिया Q1। तो हमने लिखा है Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3। अब डिस्चार्ज को आप ये भी लिख सकते हो a1v1 कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से इज इक्वल्स टू a2v2 प्लस a3v3, ठीक है। आपको तीनों पे डाया दी हुई है, तो एक सर्कुलर डाया हो गई, तो इसका एरिया होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो आपको तीनों का एरिया पता है, a1 का ही पता है, a2 का पता है, a3 का पता है। a1 पे सेक्शन 1 1 पे आपको वेलोसिटी भी दे दी 2.5 मीटर पर सेकेंड, सेक्शन 2 पे भी आपको वेलोसिटी दे दी 2 मीटर पर सेकेंड, और सेक्शन 3 पे आपको वेलोसिटी पूछ ली, तो बस आपको इस फॉर्मूले में पुट करना और आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, इस तरह से हम v3 वेलोसिटी इस वाले केस में निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब है कंटिन्यूटी इक्वेशन, हमने देखी 2D या 1D फ्लो की, अब हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी 3D की, ठीक है। इसका प्रूफ भी आपके पेपर में नहीं है, ठीक है, ये भी मास कंजर्वेशन ऑफ मास पे है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, ठीक है। तो जिसको प्रूफ समझ में ना आए तो मत करना, आप डायरेक्ट इक्वेशन देख लेना, शायद तक वो आपकी इक्वेशन भी नहीं है आपके पेपर में, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, ये इक्वेशन काम आती है, ठीक है, ये फ्लूइड फ्लो के काम आती है। तो भाई आपने मान लिया कि भाई जो है एक क्यूबॉइडल सेक्शन एज्यूम कर लिया, ये एक क्यूबॉइड सेक्शन आपने एज्यूम कर लिया, ये दिया हुआ है, ठीक है, ABCD जो भी है, ठीक है। अब आपने x इस डायरेक्शन को मान लिया, y इस डायरेक्शन को मान लिया, और z इस डायरेक्शन को मान लिया, ठीक है। आपने कह दिया कि भाई इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी है, और इस डायरेक्शन में w वेलोसिटी है। अब आपको पता है कि डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि भाई एक फ्लूइड लेंथ मान ली हमने, जिसकी dx dy dz है इस क्यूबॉइड की डायमेंशन, और u v w है वेलोसिटी x y z डायरेक्शन में, ठीक है। अब मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द कोई भी एक फेस को, मान लिया सबसे पहले हम x डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, तो भाई x डायरेक्शन पे मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड पे कितना एंटर कर रहा है, तो भाई हम उसको लिख देंगे डी एम, जितना होगा तो ये रेट ऑफ मास आ जाएगा डी एम,
लिख लिया हमने dm बाय dt, ठीक है। मतलब चेंज ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। हम सबसे पहले लिख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो इसको लिख देंगे dm x बाई dt, मतलब चेंज ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन जो यहाँ से मास एंटर कर रहा है इस वाले में, यहाँ से मास जो एंटर कर रहा है, ठीक है। अब कुछ मास इसमें स्टोर हो रहा होगा और कुछ मास इस वाले फेस से लीव कर रहा होगा, तो हम मान लेते हैं m डॉट इन, भाई जो मास अंदर आया, और माइनस m डॉट आउट, कि भाई जो मास बाहर चला गया पानी का, इज इक्वल्स टू जो मास स्टोर्ड हुआ, जो फ्लो रेट मास की स्टोर्ड हुई। फ्लो रेट का मतलब होता है मास पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसमें मास पर यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मास निकालें कैसे, सबसे पहले ये काम है। तो मास आपको पता होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी मान ली हमने, रो, ठीक है। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और एरिया हो जाएगा ABCD। एरिया इनटू हाइट होता है वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मास पर यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मीटर और नीचे आ जाएगा सेकंड, ठीक है। सेकंड टाइम का आएगा, तो मीटर पर सेकंड को हमने लिख दिया वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो रो इंटू यू इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ये सब में आ गया सबको, ठीक है। और उसके बाद में ये है मास जो एंटर कर रहा है इस फ्लूइड सरफेस के एक्स डायरेक्शन में। अब मास लीव भी कर रहा होगा, तो माइनस आएगा रो ऑफ यू प्लस डी वाई इंटू डी जेड, प्लस जो मतलब एम डेट एक्स आ रहा होगा, प्लस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होगा, मतलब डी एम डॉट एक्स बाय डी एक्स इंटू जो इसकी एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन है जो हमने ले रखी है डी एक्स, ठीक है। ये वाला जो लिखा हुआ मतलब रो इंटू, मतलब ये लिखा एम डॉट एक्स प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन डी एम डॉट बाई डी एक्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये पार्ट से ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट से ये पार्ट, तो ये लिखा हुआ, ठीक है। और एरिया डी वाई बाई डी जेड आएगा, क्योंकि इस पार्टिकल के परपेंडिकुलर एरिया आएगा, मतलब ए डी बी सी का, ए डी सी बी का एरिया, ठीक है, वो आएगा इसमें। तो इज इक्वल टू माइनस का डी रो यू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मास इन एक्स डायरेक्शन आ गया, गेन हुआ जो। सिमिलरली नेट गेन इन वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, माइनस का डी बाई डी जेड, यहाँ पर डी बाई डी वाई आना चाहिए, ठीक है। हाँ मतलब वो एक एक्स में, ये वाई में ले लिया और ये जेड में ले लिया, ठीक है। मतलब डी बाई डी वाई रो भी इंटू डी एक्स बाई डी जेड। अब कितना हुआ, मास स्टोर हुआ, ठीक है। मास स्टोर कितना हो जाएगा, कि भाई जितना भी मास होगा, जितना चेंज इन मास होगा इंटू रो इंटू वॉल्यूम, मतलब एम डॉट स्टोर्ड कितना होगा, डी बाई डी टी रो इंटू वी इंटू डी बाई डी टी, ठीक है। ये लिखा हुआ है। यहाँ से डी एक्स डी वाई डी जेड सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वेशन आ जाएगी डी रो बाई डी टी डी रो यू बाई डी एक्स डी रो वी बाई डी वाई प्लस डी रो डब्ल्यू बाई डी जेड, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि भाई इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब डेंसिटी का जो टाइम के साथ वेरिएशन है वो कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अगर डेंसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएशन जीरो हो गया और आपने बोल दिया स्टीडी फ्लो भी है, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि ये जो रो है ये इस इनपुट से बाहर आ जाएगा, मतलब डेंसिटी ना एक्स टाइम के साथ में वेरी करेगी ना एक्स के रेस्पेक्ट में वेरी करेगी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा, रो बार आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई प्लस डी डब्ल्यू बाई डी जेड, ठीक है। ये इक्वेशन जो है तीनों एक कंटिन्यूटी इक्वेशन बनती है 3 डायमेंशन में, और इसी इक्वेशन को 2 डायमेंशन में बनाना हो तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें ये पता है कि भाई किसी भी फ्लूइड की हमें अगर हमें इक्वेशन दे दें, तो मतलब फ्लूइड की नहीं, किसी वेलोसिटी पे मान लो आपको इक्वेशन दे दी u इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, कुछ भी दे दी ए एक्स प्लस बी वाई,
तो उस इक्वेशन में ये फ्लो पॉसिबल है, उस वेलोसिटी की वजह से किसी पानी में फ्लो पॉसिबल है। तो ये वो जो इक्वेशन है अगर जीरो आती है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का ये पता चलता है कि भाई हाँ, उस इक्वेशन से जो वेलोसिटी दी, प्रोफाइल दी है, उससे पानी जो है फ्लो पॉसिबल है। इसका इक्वेशन का यही है। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर फ्लो पॉसिबल है या नहीं है 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन फ्लो में। ये इक्वेशन सिर्फ याद रखनी है, प्रूफ नहीं करना है। तो प्रूफ जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे बाद में पूछ लेना चाहे, ठीक है। वैसे प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या याद करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। कैसे आप डिराइव करते हैं, मतलब एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट कि भाई हाँ, हम मास मानते हैं m डॉट इन डॉट m डॉट आउट इक्वल्स टू m डॉट स्टोर, बस इतना ही याद करना है, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इससे न्यूमेरिकल आएंगे आपके। उसके बाद में डिस्चार्ज क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, और टाइप्स ऑफ फ्लो कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन कौन सी होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये थ्योरी क्वेश्चंस के लिए है, प्रूफ आपके नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से पार्ट शुरू हो जाता है फ्लूइड डायनामिक्स का। फ्लूइड डायनामिक्स मतलब हम इसमें अब फोर्सेस भी कंसीडर करने लग जाएंगे, जो ये फोर्सेस किसी पे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो कोई भी पानी जब फ्लो करता है तो उसमें 3 तरह की एनर्जी मानते हैं। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो उसकी डेटम एनर्जी होती है, ठीक है। मैं बताता हूँ डेटम एनर्जी क्या होती है। जैसे डेटम एनर्जी होती है कि आपने कोई एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया और एक ये पाइप में ऐसे पानी फ्लो कर रहा है, तो इस डेटम पॉइंट से जो हाइट होगी, ठीक है, उस एनर्जी को हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्लो। कि भाई वो पोटेंशियल एनर्जी किसी डेटम के रेस्पेक्ट में जो बाद में किसी और एनर्जी में चेंज हो सकती है, इज एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्लूइड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सम आर्बिट्री हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में हमने माना ये डेटम है हमारा, ठीक है। दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी, जो मतलब पानी फ्लो करता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और तीसरी होती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी वैसे होती है कि जो वर्क डन होता है उसकी एनर्जी, मतलब फ्लो की एनर्जी, जो पानी फ्लो किस वजह से कर रहा है उसकी एनर्जी। और इस टोटल एनर्जी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम तीनों एनर्जी के सम को टोटल एनर्जी। इसको आप एक तरह से और देख सकते हो कि भाई अभी तक सबको समझ में आ रहा है ये। तो आपको ये पता होगा कि भाई ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि भाई वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चीज में जो वर्क डन करते हैं हम किसी चीज में, तो वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, ठीक है। किसी भी चीज का वर्क डन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है जो हम उसमें पढ़ा हुआ आपने स्टार्टिंग में मैकेनिक्स में, कि भाई वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो प्रेशर एनर्जी होती है वो वर्क डन ही होता है, ठीक है। मतलब मान लो आपने कोई सेक्शन एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये पिस्टन है जैसे, और ये इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। आप इस पे फोर्स लगा रहे हो एफ, ठीक है। तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है कि भाई जो भी डिस्प्लेस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क डन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल्स टू वर्क डन। और ये वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका इक्वल होता है। ठीक है, तो वर्क डन किसकी वजह से होगा, एक सिमिलरली ये फोर्स किसके इक्वल होगी, जो प्रेशर पानी लगाएगा P इंटू जो इस पिस्टन का एरिया होगा, तो कितना हो जाएगा P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और अगर, ठीक है, इन तीनों एनर्जी को आप, ये है एनर्जी, ये पानी के फ्लो की एनर्जी है, मतलब जो पानी के फ्लो की एनर्जी है, अगर इन तीनों एनर्जी को ऐड कर देते हैं उसको कह देते हैं हम टोटल एनर्जी। तो मतलब कभी मत ये मत समझ लेना कि प्रेशर एनर्जी अलग तरह से एनर्जी है। प्रेशर एनर्जी जो हम किसी भी पानी पे वर्क डन करते हैं, किसी पानी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो एनर्जी है जो प्रेशर एनर्जी पोजेस्ड बाय ए फ्लूइड बॉडी। ठीक है, ये कोई अलग से एनर्जी नहीं है। वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन होता है फ्लूइड पे, जो किसी एक्सटर्नल फोर्स जो लगती है, ठीक है, उसकी वजह से जो फोर्स आती है वो होती है प्रेशर एनर्जी। ठीक है, किसी को डाउट है? ठीक है, उसके बाद आती है आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन, कि भाई इसके बाद जो तीनों एनर्जी हमने पढ़ी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये तीनों एनर्जी जो है कैसे टोटल एनर्जी के इक्वल हमने करी है, उसे हम आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन में एज्यूम करते हैं। भाई हम पानी पे बहुत तरह तरह की फोर्स लगती है, भाई प्रेशर फोर्स लगती है, ग्रेविटी फोर्स लगती है, विस्कोसिटी की फोर्स लगती है, टर्बुलेंस की फोर्स लगती है, लेकिन आइलर ने दो बेसिकली मेन फोर्स कंसिडर करी थी, एक तो प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, एक इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में इन्होंने क्या माना था, एक स्ट्रीमलाइन फोर्स फ्लो है। स्ट्रीमलाइन मतलब एक किसी लाइन के अलोंग ही फ्लो माना था, मतलब पानी की सारी लाइनें एक दूसरे के, मतलब अगर पानी में कोई टर्बुलेंट नहीं है, पूरा पानी एक लैमिनार फ्लो एज्यूम किया था एक तरह से। ठीक है, इस तरह से पानी फ्लो कर रहा है, मतलब मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक सिलेंड्रिकल सेक्शन मान लिया था जो एक इंक्लाइंड है। ठीक है, ये प्रूफ भी आपके पेपर में नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि भाई आपने मान लिया कि इस तरफ से प्रेशर इस एरिया के P लग रहा है और ऊपर से P लग रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, प्रेशर जो होता है वो किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली लगता है, नॉर्मली लगता है। ये डिपेंड नहीं करता कि भाई प्रेशर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, प्रेशर हमेशा उस एरिया के, जिस एरिया पे निकाल रहे उसके परपेंडिकुलरली लगेगा। ठीक है, और ये हमने एंगल मान लिया, ये जो थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लिया हमने ds है, और ये dz है, और ये थीटा है। ठीक है, अब उसके बाद में हमने दो फोर्सेस कंसीडर करी, एक तो प्रेशर फोर्स और दूसरी करी हमने जो वेट ऑफ एलिमेंट है, जो ग्रेविटी फोर्स है। ठीक है, मतलब प्रेशर इन दिस डायरेक्शन जो कितना हो जाएगा dA, तो P इंटू डी ए माइनस ऑफ P प्लस डी पी बाई डी एस इंटू डी एस, मतलब प्रेशर जो चेंज इन एक्स डायरेक्शन हो रहा है, हम मान रहे प्रेशर इस एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये जो एस डी एस हमने डायरेक्शन मान रखी है, इसमें मान रहे कि हम प्रेशर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, माइनस ऑफ P जो पहले प्रेशर था, ठीक है, डी पी बाई डी एक्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, ठीक है, इंटू डी एस। ठीक है, इसकी वजह से हमें जो डीपी जो प्रेशर वो मिलेगा इंटू डी ए। अब ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, तो माइनस क्या आएगा, रो जो ग्रेविटी है, मतलब सॉरी डेंसिटी है, जी जो ग्रेविटी एम जी लगती है, रो इंटू डी ए इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी है ग्रेविटी फोर्स। ठीक है,
cos थीटा इसलिए आया क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा परपेंडिकुलरली जो है मतलब एक तरह से नॉर्मली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। तो इसका कंपोनेंट हमने इस डायरेक्शन में लिया, इस के अलोंग, इस वाली ये जो जिसमें प्रेशर फोर्स के अलोंग